वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th जो एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 10 मैथ्स का, उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और नए जो सारे चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट मैथ्स में उसके हिसाब से हम पूरा मैथ्स आपको आने वाले 2-3 मंथ्स में यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे। तो आज उस सीरीज़ का हम पहला वीडियो लेकर हाजिर हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम कंप्लीट इस चैप्टर का हर कोई एग्जाम्पल, हर कोई थ्योरम और हर कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको आराम से बैठना है, अपनी कॉपी और पेन साथ में लेना है और जितना भी वीडियो का टाइमर है उसको टाइमर को देखते हुए आपको बैठ जाना है। आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन, हर एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट तरीके से ईजियर वे में हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th मैथ्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इससे पहले अगर रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर से पहले हमने अपने लोअर क्लासेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, वो हम थोड़ा सा क्विक वे में रिवाइज करेंगे। रियल नंबर आपको पता है कि हमारे 10th क्लास का जो है ये चैप्टर नंबर 1 आता है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से तो वो क्या है हमारे पास, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि नेचुरल नंबर्स, आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और सारे ही नेचुरल नंबर बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं। इस चीज़ को भी समझना आप अच्छे से। दूसरा, जब आर्यभट्ट ने ज़ीरो डिस्कवर करा और ज़ीरो की डिस्कवरी के बाद एक अनदर फैमिली ऑफ नंबर्स थी आई, यानी कि अगर वो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, अलॉन्ग विद ज़ीरो ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स, और ये सारे होल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े इंटीजर्स के क्लास 6 के अंदर और 7th के अंदर, कि सारे ही पॉजिटिव नंबर्स, सारे ही नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो हमने पढ़े, यानी कि ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर्स, दे ऑल आर बेसिकली रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स की, हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे 2/3, 4/5, 6/10, इस तरह से 2/3, ये सारे ही हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इवन कि अगर आप इसको नेगेटिव साइंस के साथ भी ले लो तो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर्स जिसमें होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बगैर हमने एक और फॉर्म पढ़ा था इरेशनल नंबर्स का, दीज आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होते हैं, √2 √3। अगर हम डिसिमल एक्सपेंशन की बात करें, जब भी एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शन को या एक भी होल नंबर एक रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, या तो केस में ऐसा होता है कि हमारा रिमाइंडर जो होता है, ठीक है, रिमाइंडर किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू 0। और या हम बात करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें दो केसेस आ सकते हैं कि आपकी डिसिमल एक्सपेंशन जो है या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर हमारी डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इस केस में हमारा जो नंबर होता है वो उस केस में भी हमारा नंबर जो है वो एक्चुअल में रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हमारी डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है तो तब हमारा जो नंबर होता है बेसिकली इरेशनल होता है। और ये सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब रियल नंबर्स हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेचुरल, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, दीज ऑल आर बेसिकली रियल नंबर्स। और रियल नंबर का सिंपल अगर आप देखोगे क्लास 10th में हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं, आपके मुमकिन आपके क्लास में भी टीचर ने भी यही चीज़ आपको बता रखी हो कि क्या है
कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और इसका एक और फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, आप इसको भी एज डेफिनेशन जो है इसकी याद रख सकते हैं। रियल नंबर्स विच कैन बी represented on numbers which can be represented on number line वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि अभी तक जो हम नंबर पढ़ रहे थे वो रियल नंबर्स थे, क्या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं? डेफिनेटली देयर आर इमेजिनरी नंबर्स। और अगर आप क्लास 11th में जाओगे एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ोगे आप? एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर्स की, जिनकी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा और होपफुली कि 11th में हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर की बेसिक चीज़ों के बारे में और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें और जो है वो करनी है। तो लेट्स मूव विद द पार्ट अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। सो लेट्स सी, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है हमारे पास वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझ लें कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर बेसिकली द प्राइम नंबर्स। ठीक है, कि हमारे पास प्राइम नंबर्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स हमारे पास इस तरह के नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और उसमें कौन सा होता है? एक तो नंबर 1 और दूसरा, या जिसे हम कह सकते हैं नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक तो नंबर एक फैक्टर है, क्योंकि 1 एक्चुअली हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो एक्चुअली ये उसका फैक्टर हो गया। अब एक चीज़ आप समझेंगे, ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगी जब हम इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे। अगर मान के चलो मैंने कह दिया कि 2 एक्चुअल में या ऐसा हम कह सकते हैं कि 5 और 10 का फैक्टर है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 एक्चुअली डिवाइड करता है 10 को। आपको ये समझना है कि 10 एक्चुअली 5 को किसी नंबर के साथ डिवाइड कर रहा होगा। कोई तो नंबर होगा ना, जब 5 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो तब जाके वो 10 बनेगा। तो एक्चुअली हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2। तो ये हो गया हमारे पास 5 into 2। तो ये कॉन्सेप्ट भी आगे हमें समझ आएगा कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का डिविजिबल फैक्टर होता है तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और वो नंबर मिला के हमें वो प्रोडक्ट बराबर देता है। एक चीज़, उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरा नंबर जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट बिल्कुल इसका अपोजिट है अगर आप समझ लें, यानी कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और इस कंपोजिट नंबर में एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स के बारे में, तो कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका वो 4 है, यानी कि 4 से आगे आपके कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अगर 4 की मैं फैक्टर्स की बात करूं, 1 4s are 4, 2 2s are 4, ठीक है, एंड देन 4 1s are 4, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर, 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे एक MCQ आता है, अच्छे से ध्यान रखोगे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या ओनली इवन प्राइम नंबर। देखिए 2 एक ऐसा वाहिद नंबर है, यानी कि एक अकेला नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और वो इवन प्राइम नंबर है। आई बात समझ? तो यहाँ पे एक्चुअली में ये हमारा प्राइम का कॉन्सेप्ट और दूसरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो था एक्चुअली कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स के बारे में। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब करते हैं इस अर्थमेटिक फंडामेंटल जो थ्योरम है हमारे पास, उसकी बात करते हैं कि ये एक्चुअल में हमें क्या कह रही है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कह रही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर कोई कंपोजिट नंबर, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है, यानी कि अगर मेरे पास एक नंबर है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास एक नंबर है 140। अच्छे से ध्यान रखोगे, मैंने इस नंबर को फैक्टराइज किया, 2 7s are 14, 2 0s are 0। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। 2 35s are 70, अच्छे से ध्यान रखोगे। यहाँ पे आप देखोगे 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 5 7s are 35। यहाँ पे एक्चुअली आपने देखा कि 140 को हम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब आपने यहाँ एक और चीज़ भी वेरीफाई करनी है कि अगर हमारे पास 140 है तो 2 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर हो गया, × 5 × 7। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। आई बात समझ। अब जब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहला रही है तो यहाँ से एक चीज़ हमें और भी ऑब्वियस हो जाती है, या जिसे हम कहें कि और भी क्लियर हो जाती है, और वो क्या है कि एक्चुअली और कोई भी ऐसा पॉसिबल वे नहीं है, देयर इज़ नो एनी अदर वे कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को, यही एक यूनिक तरीका है जिससे हम लिख सकते हैं। कोई और 5 नंबर या कोई और 4 नंबर आप मिला के कभी भी 140 हालांकि नहीं ला सकते अगर आप सिर्फ प्राइम नंबर्स का चूज़ करोगे। ठीक है, कोई भी आप प्राइम नंबर एक्सेप्ट दीज नंबर्स अगर आप चूज करते हो तो किसी भी तरीके से यू कैन नॉट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स या दोज प्राइम्स एग्जैक्टली इक्वल टू 140। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक प्राइम नंबर को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि ये एक्सेप्ट द आर्डर। आर्डर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे उठा के लिख दूं 5 × 2 स्क्वायर × 7 तब भी बात सही हुई। आर्डर को छोड़ के, यानी कि मैंने आर्डर ही चेंज किया, नंबर फिर से वही है। नंबर्स आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि हर कोई कंपोजिट नंबर आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज प्राइम फैक्टर्स, मगर ये प्राइम फैक्टर्स हमेशा से यूनिक होंगे, कोई और तरीका इसमें नहीं पॉसिबल है। सिर्फ यही पॉसिबल नंबर्स हैं जो हम कर सकते हैं, और कोई पॉसिबल तरीका बिल्कुल भी नहीं है। सो ये हमारी पहली फंडामेंटल थ्योरम जो है हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करती है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना आप लोग। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सॉरी, दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे ही एग्जाम्पल्स हम मिलके सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें आपको 1 by 1 करके मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो लेट्स मूव विद द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है। लेट्स गो विद द सोल्यूशन पार्ट। इज इट पॉसिबल दैट 4 raised to power n, हमारे पास एक नंबर है 4 raised to power, क्या ये एंड हो सकता है 0 के साथ? इज इट पॉसिबल दैट दिस नंबर पॉसिबली कैन एंड विद 0? तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे, अगर कोई नंबर एंड होता है 0 के साथ, आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब भी एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है तो उसके लिए एक लॉजिक है कि उसके एक्चुअली जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर कोई भी नंबर जो कि 5 से डिवाइड है, या तो वो 0 पे एंड होगा या तो वो 5 पे एंड, यानी कि 5 पे एंड होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास 0 पे एंड होने के लिए। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम एक और बात करते हैं, और वो ये बात है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा तो 5 से डिवाइड होगा, अगर ये नहीं आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 4 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। तो 4 raised to power n को हम लिख सकते हैं 2 × 2 raised to power n, या मोर फर्दर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to power n, इंडिविजुअल पावर 2 raised to power n। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप 2 raised to power n, या इसको हम और अगर सिंपल वेज में लिखना चाहें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इस 2 को आई कैन राइट इट एज द पावर ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, होल raised to power n, ये भी पॉसिबिलिटी है, चाहे मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, लेकिन दोनों वेज में मुझे एक चीज़ है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो है 2 × 2, 5 इज़ मिसिंग देयर। सो अगर हम बात करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन में, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n, थोड़ा सा फुल लिख देता हूँ मैं,
In prime factorization of 4 raised to power n, number 5 is not present. Number 5 is not present. Number 5 is not present. So हम ये कह सकते हैं therefore 4 raised to power n cannot end with a number 0, cannot end with a number 0, cannot end with 0, cannot end with 0 नंबर. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी 0 से एंड जो है वो नहीं हो सकता. तो ये है इसका रीज़न, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का मिसिंग है. तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन प्लीज़ अपडेट मी हियर. सॉरी यू कांट अपडेट, लेकिन आप अच्छे से इसको एक बार लोड कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट द सिंपल वन. Okay, I hope it's done now. So let's move with the part number. It's not the part number basically. I'm again repeating it once again. So मैं आपको ये बात बता दूं कि एक बार आप please take the screenshot once again. And now let's move with the part number 2 and that's basically the example number 2. ठीक है. अब अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेके हमें LCM और HCF निकालना है. तो देखिए सबसे पहले 6 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है भैया 2 × 3, है ना. इस तरह से अगर हम 20 की बात करेंगे तो 20 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना. तो 2 10s एंड यस 2 5s 10. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो 20 है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है 2² और 5. ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया. अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करना है. देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि सबसे पहले लोएस्ट पावर जो भी नंबर कॉमन आ रहा हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया कॉमन क्या है. कॉमन का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो. तो मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है. ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी HCF के केस में. अब इन दो 2s में से जो लोएस्ट पावर वाला होगा वही हमें लेना है. तो यहाँ 2² है और यहाँ 2 raised to power 1 है. ठीक है, तो 2 raised to power 1 हम ले लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCF इसका एग्जैक्टली इक्वल है 2 का. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ये वाले महाशय के बारे में कि ये है हमारा LCM. LCM के केस में आपने क्या करना है कि हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है. तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 का हाईएस्ट पावर है 2, 3 का मेरे पास हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ऑब्वियसली इसका यही हाईएस्ट पावर आएगा. तो लेट्स टेक 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1. तो अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो. 2 2s 4 into 3 1s 3, 5 1s 5, आंसर इज इक्वल टू 60. सो देयरफॉर आपका जो LCM निकल के आ रहा है, ठीक है, तो LCM क्या आ रहा है हमारे पास, आप अच्छे से ध्यान रखो. LCM आ रहा है हमारे पास 60 के बराबर. HCF हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली किसके बराबर, 2 के बराबर. एक और चीज़ आपको मैं यहाँ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा. व्हाट इज़ दैट, अगर हमारे पास 2 नंबर होते हैं तो उनका HCF इंटू LCM हमेशा से होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास आएगा 6 × 20. ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं. HCF हमारे पास भैया 2 है, LCM हमारे पास जाती 60 है. और अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 × 20 आ रहा है. क्या ये बराबर हो सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट. ये आ रहा है सना 120 के बराबर. 6 0s 6, 6 2s 12. तो ये भी आ रहा है भाई. जादू रे जादू, है ना. तो जादू हो गया, और एक्चुअल में ये जादू नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है HCF और LCM का कि अगर 2 पार्टिकुलर नंबर का आप HCF LCM लेते हो तो हमेशा से उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो ये आप एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें याद रख सकते हैं. एक्चुअल में आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि LCM हमें निकालना था जो कि 60 था, HCF जो हमें निकालना था वो कि 2 था. आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो भी बेसिकली सेम इसी तरह की है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. नाउ फाइंड द HCF ऑफ 9 6 एंड 404. HCF निकालना है 9 6 और 404 का, एंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड हेंस फाइंड देयर LCM. पहले हम HCF निकालेंगे और उसके बाद LCM निकालेंगे. प्रोडक्ट का रूल मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और LCM किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं.
चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 96 की। तो भैया हम 96 को क्या करेंगे, ठीक है, 96 को हम एक काम करते हैं कि 96 में हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 96, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा 96, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 2 4 जार 8, यहाँ पे 9 था, एक आगे जाएगा, 2 8 जार, आगे बढ़ते हैं 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, आगे बढ़ते हैं 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आगे बढ़ते हैं 2 6 जार 12, आगे बढ़ते हैं 2 3 जार 6। तो भैया 96 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रहा है 404 का। 404 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, आगे बढ़ते हैं 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2। तो 101 itself is exactly a prime number, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या निकल के आ रहा है कि 96 एग्जैक्टली किसके बराबर है, 2 हमारे पास आ रहा है 5 बार, ठीक है, इनटू 3 आ रहा है सिर्फ एक बार, ठीक है, हो गया ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा नंबर था दैट वाज 404, जो कि आ रहा था हमारे पास 2 स्क्वायर के बराबर, एंड देन इट वाज 101। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, दोनों तरीकों से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 96 में अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, क्योंकि हमें पहले बताया गया है कि आप भैया HCF निकाल के बताओ, ठीक है। तो चलिए HCF में अगर हम बात करें तो HCF में क्या चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने कहा था कि जो भी नंबर हाईएस्टली दोनों में अवेलेबल है, लोएस्ट पावर वाला, वो आपने चेक करना है। 3 और 101 बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 रेज़्ड टू पावर 5 और 2 रेज़्ड टू पावर 2। HCF के केस में जो लोएस्ट पावर वाला है वो चूज करना है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 2, तो HCF आपका आ गया 4 के बराबर। जब आपका HCF निकल के आ रहा है तो आप इजीली उसके बाद LCM को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो LCM को आप डायरेक्टली इससे फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, तो उसके लिए LCM क्या हो जाएगा, ऐसे LCM सारे हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर है 1 इंटू 101, ये सारा प्रोडक्ट जो है आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली किसके बराबर, LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 205, 3 और 101 इसका करना है हमें प्रोडक्ट, और जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM। LCM का बेसिकली एक और तरीका भी है, इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आता है 96 और 96 के बराबर, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये हमारा LCM आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमने पता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 96 इंटू 404। तो यहाँ पे हमने HCF निकाल लिया था, तो LCM को हम कॉमन ले लेते हैं। LCM इज एग्जैक्टली इक्वल टू, HCF हमारे पास किसके बराबर था, HCF हमने निकाल रखा था 4 के बराबर, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते थे 96 इंटू 404। तो यहाँ से अगर हम LCM जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 0 जार 0, देखो 96 इंटू 101, तो ये अगर आप करके देखोगे 96 इंटू 101, तो ये भी आपका आ जाएगा 96 और 96 के बराबर, यानी कि दोनों केसेस में नंबर आपका यही आ रहा है। तो इस तरह से चाहे आप निकाल लो या इस तरह से विद द हेल्प ऑफ LCM मेथड निकाल लो, तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Okay, so let's talk about now next, and what is that next? Let's have that quick recap. And what is that example number? I hope we have left something. Okay, we have solved example number 2. Yes, everything is clear. Okay, so this is now example number 4. So yes, this is going to be example number 4. Sorry, exercise पे हम चले जाते हैं, ये वाला। अब अगर बात करें यहाँ पे भी तो कहानी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 3 नंबर्स दे रखे, तो भैया डरने की बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, और जब तक हम खड़े हैं तो आपको कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो यहाँ देख लो आप क्या है, नंबर 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में भी कर चुके थे, 2 3 जार 6। अब
भैया एक नया नंबर आ गया 72, तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 और यहाँ से एक आगे जाएगा 2 6 ज़ार, उसके बाद हो गया 2 18 ज़ार और उसके बाद हो गया 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और कहानी हो जाती है यहाँ पे समाप्त। उसके बाद हम बात करते हैं 120 की भी कर लेते हैं, ख़त्म खेल इसका भी, ठीक है। 2 6 आर 12 एंड 0 ज़ार 0, 2 3 आर 6 0 ज़ार 0, 2 15 ज़ार एंड देन 3 5 ज़ार एंड देन 5 1 ज़ार। ओके, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। अब एक्चुअल में हम इन्हें एक असाइनमेंट की तरह लिख लेते हैं, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और जो हमारा 72 है, अगर आप देखें यहाँ पे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है एंड देन 3, तो यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। और अब बात करेंगे 120 की, तो 120 में 2 3 बार आ रहा है और 3 एंड 5, 2 रेज़्ड पावर 3 एंड देन 3 एंड देन 5। तो भैया सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ LCM के बारे में, सॉरी HCF के बारे में पहले बात करते हैं, फिर LCM के बारे में बात करते हैं। HCF के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और ये आपको अच्छे से जहन में रख लेना है कि जो भी नंबर कॉमन आएगा उसमें से लोएस्ट पावर वाला नंबर आपने ले लेना है। तो बात तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमें देख रहे हैं कि 2 2 2 तीनों में आ रहा है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 3 और 3, भैया तीनों में आ रहा है। अब मसला ये हो गया कि आप तो कह रहे हो कि सर दोनों नंबर्स जो हैं हमारे पास कॉमन है, बोथ द नंबर्स आर कॉमन। अब क्या करें सर जी? तो करना तो है नहीं कुछ, जो मैंने आपको बता रखा है रूल, वही सारी कहानी जो है वो चल रही है और वो ये है कि आपको इन नंबर्स का लोएस्ट पावर ले लेना है। और देखो 2 रेज़्ड पावर 3, 2 रेज़्ड पावर 3, 2 रेज़्ड पावर 1 है, तो हम ले लेंगे 2 रेज़्ड पावर 1। कितना आसान है। यहाँ पे 3 देखिए भाई साहब एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो मतलब हाईएस्ट लोएस्ट पावर कितना हुआ 3 1, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, तो आंसर आएगा 2 3 ज़ार 6। तो भैया HCF हो गया हमारा 6 के बराबर। यहाँ पे आप बात करेंगे LCM की, तो वो होता है हमारा LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी नंबर। तो देखो 2 हमारे पास कॉमन है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है 2 रेज़्ड पावर 3, तो हमने ले लिया 2 रेज़्ड पावर 3। उसके बाद हमारे पास है 3 नंबर, तो 3 का हमने पावर ले लिया भैया 2, ये वाला नंबर। उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 5, ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब अगर इसको हम देख लें तो 2 रेज़्ड पावर 3 होता है 8, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72, 8 9 ज़ार एंड देन 5, ठीक है। तो 5 2 ज़ार भैया 10 हो जाते हैं, तो एक कैरी चला जाएगा, 5 7 ज़ार 35 एंड 1 is 6, तो आंसर आएगा 360। LCM करते कैसे हैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी हम पावर्स लेते हैं ना, तो पावर्स में हम क्या काम करते हैं, LCM के केस में हर एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है। HCF में क्या करना है भैया, HCF में आपने लोवेस्ट पावर लेना। हो गई बात, तो कंप्लीट हुई हमारी रात। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन, ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि मुझे आवाज़ तो आ रही है स्क्रीनशॉट लेने की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी किससे, एक्सरसाइज, ठीक है। तो शुरू हो गई भैया एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कुछ भी नहीं करना। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे कि कुछ नहीं करना, बट कुछ तो करना पड़ेगा। फाइंड ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स, यानी कि सिंपल कह रहा है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो चलिए करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स सी 140, शायद मैंने ये नंबर ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज करा हुआ था इससे पहले भी, इज इट राइट नाउ, किसी एग्जाम्पल में मैंने डायरेक्टली लिया था ये नंबर। एंड लेट्स सी 140 आ रहा है हमारे पास, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 2 7 ज़ार 2 0 ज़ार एंड देन 2 3 ज़ार 6, यहाँ से देख सकते हो एक आगे जाएगा, 2 देन 2 5 ज़ार 10, उसके बाद 5 7 ज़ार 35। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ लिख सकते हो कि 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारे पास 156, ठीक है। तो 156 की हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 156 में भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, तो हम एक काम करेंगे 156, लेट्स गो।
देखिए 156 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होना ही है। 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 8s 9s are, उसके बाद ये हो जाएगा 3 1s are, 3 3s are, तो 13 1s are 13 क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो हमारा 156 जो है सर वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो एक्चुअल में 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब है नंबर 3 8 एंड 2 5, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ लास्ट पे आ जाता हूँ, 3 8 एंड देन 2 5। अच्छे से ध्यान से, थोड़ा सा नंबर बड़ा है बट प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ईजी है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। नहीं, क्योंकि इवन नंबर है तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। और 3 की चेकिंग क्या है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी हो जाएगा। देखिए 8 और 3 11 एंड 2 कितना हो जाएगा 13, 13 एंड 5 18, या इट्स डिविजिबल बाय 3। सो लेट्स स्टार्ट विद 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ से कितने आगे गए 2, तो बनाया 22, 3 7s are 21, 3 5s are 25, 3 5s are 15 सॉरी। अब देखते हैं क्या फर्दर 3 से डिविजिबल है। सो लेट्स स्टार्ट, यस इट्स डिविजिबल क्योंकि 7 और 5 12 और 12 और 12 24, तो यस डिविजिबल बाय 3। 3 4s are 12, यहाँ से 3 2s are 6, 3 5s are 25, तो 4 to 5 अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 पार्ट। सो 5 8s are 40, 2 आगे जाएंगे तो यहाँ से बनाएगा 25, सो 5 5s are 25, अब 85 हो गया। तो यहाँ से भी देख लो आप 5 1s are 5, 8 में से 3 आगे जाएंगे तो 35 बनाएगा, 5 7s are 35। सो ये हो गई जी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि है नंबर 3825 की। 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या लिखेंगे, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं, यानी कि 3 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर लिख देंगे, और 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 को भी स्क्वायर लिख देते हैं इंटू 17। क्या रे भैया, बहुत आसान चीज़ें बता रहे हो सर, ठीक है आएंगी आगे भी मुश्किल थोड़ी चीज़ें आएंगी, और ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में है क्योंकि एनसीईआरटी ने तो वैसे भी बेड़ा गर्क कर रखा है इस सिलेबस का। तो चलिए, आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर जो है वो है 5005 आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद, ओके लेट्स चेंज द स्लाइड पार्ट फर्स्ट। ओके नेक्स्ट 5005, ठीक है। तो 5005 की अगर हम बात करेंगे, सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे एक चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है कि 5005 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो 5005 लिख दिया हमने ये बॉक्स वाले में, ये जादू वाला बॉक्स है, और जादू वाले बॉक्स में किसी भी नंबर को डालोगे तो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, 5 से होगा पहले बार, तो 5 1s are 0s are 0s are एंड देन 5 1s are 5। तो फर्दर यहाँ पे आ रहा है 1001। 5 से तो हम आ चुके हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट्स 7, तो हम बात करेंगे 7 की। सो लेट्स स्टार्ट विद 7, यहाँ पे 10 है देख लो आप, 7 1s are 7, तो 3 आगे जाएंगे तो 30 बनाएगा, 7 4s are 28, 2 आगे जाएंगे तो 21, 7 4 3s are 21, तो आ जाता है 143। तो अब फर्दर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से 143 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो है आपका 11। तो 11 से चेक कर लेते हैं भैया। 11 की डिविजिबिलिटी याद होगी, इवन आर्ड, ठीक है। आर्ड नंबर 3 है, ठीक है, और आर्ड का अगर हम सम करने जाएंगे, देखो आर्ड प्लेसेस 1 एंड 2, 3 एंड 1 4, 4 - 4 0, येस इट इज डिविजिबल। तो हम करेंगे 11 1s are 11, 3 आगे जाएंगे तो 11 3s are 13, तो आंसर आपका हो जाएगा भैया 13 1s are 13, ठीक है। तो यानी कि 5005 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो हो गया ये फोर्थ पार्ट। अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका पार्ट नंबर 7429, ठीक है। 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 7429 जो है वो एक्चुअली आएगी 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचा रहे, क्योंकि मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये है एक्चुअल में 17 19 और 23। तो आप ये इजीली कर सकते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इट्स डन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 2। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। Find LCM and ICF of the following pairs of integers and verify that LCM into ICF is equal to product of two numbers। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत ईजियर है। लेट्स चेक। 26 और 91 दो नंबर से हमारे पास। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1s are 2 3s are 13 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। तो देखो 26 जो है वो आ रहा है हमारे पास 2 into 30। ठीक, उसके बाद 91 की हम बात करेंगे तो 91 इज एग्जैक्टली इक्वल टू, हम यहाँ पे बात करेंगे 91 की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 से तो डिजिबल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, डायरेक्टली 7 से चेक करेंगे। तो 7 से हो रहा है, 7 1s are and 7 3s are 21, तो 13, यानी कि यही पॉसिबिलिटी है। और 91 हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये आ रहा है किसके बराबर, 17 इंटू 13 के बराबर। चलिए ये हो रहा है हमारे पास 7 इंटू 13। तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है वो तो 13 है। तो ICF तो इजीली हमें निकल के आ रहा है कि ICF, यानी कि ICF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में 13 है। अब बात करते हैं LCM की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की। देखो LCM मैंने आपको बता दिया था भैया कि जो भी हाईएस्ट पावर्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे ही हम हाईएस्ट नंबर्स यहाँ पे चेक करेंगे, देखो हर एक नंबर का हाईएस्ट पावर, मैं देख रहा हूँ 2 का हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, 1। कोई और 2 आपको नज़र आ रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। तो मैं करूँगा काम कि 2 लिख लूँगा सर। 13 का हाईएस्ट पावर क्या है सर, 1 ही है सर। तो 2 इंटू 13, और उसके बाद 7 भी सर अकेला ही है, तो ऑब्वियसली ये 1, या आप इसे 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख दें, तो बात एक्चुअल में बिल्कुल सेम आने वाली है। तो यहाँ पे भी अगर आप LCM की बात करें तो LCM आ रहा है, इन तीन का प्रोडक्ट आ रहा है 182। अब हम जब चेक करने जाएंगे, जो हमें बेसिक चीज़ चेक करनी है वो ये है वेरिफिकेशन। क्या है वेरिफिकेशन भैया? ये वो वाली वेरिफिकेशन नहीं है जो कहीं पे पुलिस स्टेशन में होती है, ये सिंपल वाली नंबर्स वाली वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो HCF क्या आ रहा है भैया, दैट्स 13। ठीक है, और आपका LCM क्या आ रहा है, LCM आ रहा है 182। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर भी यही आए, और इन दोनों का आंसर आ रहा है 2366, और इसका भी आंसर आ रहा है 2366। और जैसा कि आप जानते हैं सर, ये वेरीफाई हो चुका है, और वेरिफिकेशन एग्जैक्टली बराबर है 2366 एंड 2366 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू LCM इनटू ICF। ये आपका ICF रहा, ये आपका LCM रहा, और ये आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रहा। तो दैट्स प्रीटी क्लियर। लेट्स मूव विद द पार्ट नंबर 2। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इज इट राइट? ओके, सो आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और वो क्या है, वो है हमारे पास 510 एंड 92। अब देखिए वक्त गुजर रहा है, चीज़ें बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं अब इन दो पार्टिकुलर नंबर्स की, और वो क्या है हमारे पास। आप देख लो हमारे पास नंबर आ रहा है 510। तो पहले हम 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैं स्टेप वाइज करूँगा, स्लो जाने की कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। देखो 2 2s are 4, यहाँ से एक आगे जाएगा तो 11 बनाएगा। 2 5s are 10, एक आगे जाएगा तो 10 बनाएगा। 2 5s are 10, 5 5s are 10 और 2 12, तो 3 से डिविजिबल तो हो ही रहा है, तो 3 से चलते हैं सर। 3 8s are 24, यहाँ से 5 जाएगा, 3 5s are 25, तो 85 हो गया। अब हम बात करेंगे सीधा 5 से, 5 1s are 5, तो 5 7s are 35। तो इसका मतलब है कि 510 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ रही है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 510 हो गया। अब दूसरा नंबर है हमारे पास 92। तो चलिए 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, और यहाँ पे कर भी लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो 2 4s are 8, 2 6s are 12। ठीक है, आगे चलेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 is already a prime number, so it will be 23 1s are 23। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 एक्चुअल में 2 बार आ रहा है, तो 2 स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 2 raised to power 2। और यहाँ पे मेरे पास 23 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे H, C और F की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फिर से एक बार चेक करना है कि जो हाईएस्ट नंबर हो और दोनों पार्टिकुलर वैल्यूज़ में आ रहा हो। ठीक है, वीडियो को एक बार स्टॉप करें और गेस करें नीचे कि क्या नंबर हो सकता है यहाँ पे जो है।
तो मतलब आपको अपने आप को साथ साथ में आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हकीकत में हम एग्जैक्टली चीज़ें समझ पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने देखा कि 2 स्क्वायर, मैंने HCF के लिए आपको बोला था लोवेस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, वो है 2, तो HCF आपका रहा 2। तो जैसे ही आपने HCF निकाला तो मान के चलो कि आधा काम तो हो ही गवा। ठीक है, अब चलते हैं हम LCM पे। LCM के लिए मैंने क्या कहा था आपको, LCM के लिए बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है सारे हाईएस्ट पावर को। देखो यहाँ 2 आ रहा है मुझे, नंबर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, LCM पहले हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर। ओके, उसके बाद 3 में देख रहा हूँ भैया 3 एक ही नंबर है तो चलेगा, फिर हाईएस्ट पावर उसका 3 ही है तो 3 लिख दिया हमने। 5 भी बिल्कुल एक बार आ रहा है तो इंटू 5, 17 भी बस एक ही बार आ रहा है और 23 भी बस एक ही बार आ रहा है। तो ये सारे नंबर का प्रोडक्ट जो है ये आपका बेसिकली LCM जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो LCM इन दोनों नंबर्स का, ठीक है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली कमिंग आउट टू बी इन सारे नंबर्स का वो कितना आ रहा है। तो इन सब नंबर को आप प्रोडक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 5 एंड 17, तो ये आएगा 2 3 4 6 एंड देन 0। तो ये आ रहा है आपका LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब हमने ये चेक किया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब हमें एक और चीज़ भी तो चेक करनी है और वो क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कर लो भैया, दैट्स HCF इंटू LCM, ठीक है, इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो हमें पता है 510 इंटू 92, ठीक है। HCF कितना आ रहा है हमारे पास, HCF हमने निकाल रखा था, HCF वेयर इज HCF, HCF इज 2 एंड LCM इज 23460। सो ये हमारा HCF है और ये हमारा दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 9 2 एंड 0, 2 0 0 2 6 12 2 4 8 1 9 2 3 6 एंड 2 2 4 एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दो का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये भी आएगा 4 6 9 2 एंड देन 0, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और जो कि हमारे पास वेरीफाई हो रहा है कि एग्जैक्टली दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन देन वी विल मूव टू द पार्ट नंबर लास्ट वन। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है वो हम चेक करेंगे और वो है 336 एंड 54। सबसे पहले हम करेंगे 336 और 54 का एक्चुअल में LCM निकालने की कोशिश या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेट्स चेक 336, तो 3 से हो जाएगा, लेकिन पहले एक्चुअल में 2 से भी हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2 से भी करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, 2 1s आर 2, तो यहाँ से एक आगे जाएगा तो 13 बनाएगा, 2 6s आर एक्चुअली 12, और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ से 2 8s आर 16 हो जाएगा एंड देन मूविंग विद 2 8s आर 16 एंड 2 4s आर 8, तो यहाँ से फिर से हो जाएगा 2 से एग्जैक्टली 2 से हो रहा है एंड दैट्स 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, फिर से 2 से हो रहा है, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। अब अगर हम बात करें 21 की तो 3 7s आर 21, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गई 336 की। अब 54 की, और अगर ये लिख देते हैं कि 336 हमारा जो है वो है 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड देन 3 एंड देन 7, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 7। उसके बाद हम बात करते हैं 54 की। चलिए 54 की भी देख लेते हैं। 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, उसके बाद हो जाएगा सीधा ही 3 9s आर 27 और 3 3s आर 9। तो यानी कि अगर हम बात करें 54 की तो 54 कितना आ रहा है, 54 आ रहा है 2 सिर्फ एक बार आ रहा है और 3 बिल्कुल 3 बार आ रहा है 3 पावर में, ठीक है। अब चलिए इसकी HCF और LCM की बात कर लेते हैं, ठीक है। HCF फिर से एक बार बता रहा हूँ, हर पार्ट में मैंने ये चीज़ रिपीट करी है। HCF होता है जो भी हाईएस्ट आपको कॉमन दिखे उनका लोवेस्ट पावर। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो लोवेस्ट पावर में क्या है, लोवेस्ट पावर में 2 है, तो आप लिखोगे कि सर HCF में आएगा एक तो 2। अब कोई और चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, 3 भी दिख रहा है कॉमन, 3 भी, इसका लोवेस्ट पावर क्या है 3, तो हम 3 ले लेंगे कॉमन, तो टोटल HCF आएगा 2 3 आर 6, क्योंकि 7 तो कॉमन है नहीं, तो लेट्स सी HCF आ गया। अब LCM की बात करते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो जो भी हाईएस्ट पावर्स होंगे वो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करके चलने हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। 2⁴ ये हमारे पास आएगा एलसीएम में 2⁴ ये एक चीज़ है हमारे पास। 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है सर? 3⁻³ आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 3⁻³ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, क्योंकि 7 एक्चुअली एक नंबर है और जिसका कोई भी पार्टिकुलर नंबर और रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 2⁵, 3⁻3। अब देखो यहाँ पे आप इसको मोर फर्दर आप लिख सकते हो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 3s are 9, 3s are 27, 16 into 27 into 7। तो ये इन नंबर्स का अगर इस नंबर के प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा इस नंबर का पार्टिकुलर LCM। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द पार्टिकुलर नंबर। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसका LCM के बारे में। सो मल्टीप्लाइंग 6 into 20 विल बी इक्वल टू अराउंड 3024। ये इसका LCM आ रहा है इन नंबर्स का। ठीक है, अब LCM आ चुका है, HCF आ चुका है। अब दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, HCF कितना आ रहा है सर? हमारे पास 6। LCM कितना आ रहा है? 3024। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें करना है 336 और 54। ठीक है, तो इन दोनों का नंबर जो है वो आ रहा है 18144 और इसका भी आ रहा है 18144। ठीक है, आप कैलकुलेटर निकाल के वीडियो रोक के एक बार इसको चेक कर सकता है। तो ये एक्चुअल में बराबर आ रहा है दोनों 181 और 44। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चल सकें। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड आई होप कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है। और लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे, फाइंड द LCM एंड ICF द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से ICF LCM और यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी भी। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। फिर से यही कहानी है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली 12 कितना हो जाएगा 2 into 6 और बाद में बचेगा अगेन 2। यहाँ पे देख लेते हैं 2 6s और फिर हो जाएगा 2 3s। तो ये बेसिकली 2 2 बार आ जाएगा और इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का। 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 आ जाएगा सीधा ही 3 5s। ठीक है, तो 15 आ जाएगा हमारे पास 3 into 5। और उसके बाद हमारे पास आता है 21, तो 21 भी देख लेते हैं 3 7s 21। तो यानी कि जो हमारे पास 21 है वो आ रहा है 3 into 7। ठीक है, अब अच्छे से चेक करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बताया था नंबर जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा हो तीनों में। ठीक है, मैंने क्या देख लिया 3 3 3, उसका लेना है हमें लोएस्ट पावर। तो ये ऑलरेडी लोएस्ट पावर में है, बाकी कोई नंबर 2 5 7 बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो इसका HCF जो है वो हमारे पास आ रहा है 3 के बराबर। HCF हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या करना है, हाईएस्ट पावर हर एक नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मैंने देखा कि LCM में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं हाईएस्ट पावर 3 की बात करूँ, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 3⁻1। और मेरे पास एक नंबर आ रहा है 5 और एक नंबर आ रहा है हमारे पास 7। ठीक है, तो क्योंकि इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 2s are 4 into 3 into 5 into 7। ठीक है, 4 3s are 12, 12 into 5 into 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 5s are exactly equal to 12 बचे 60 हो जाएगा into 7। ठीक है, 60 into 7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 0s are 0, 7 6s are 42। तो आंसर आएगा LCM पार्ट का 420। तो यानी कि LCM जो है वो निकल के आया हमारे पास किसके बराबर, LCM है हमारे पास 420 के बराबर। HCF आपका रहा 3 के बराबर। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ भी आ चुका होगा कि कैसे करना है। HCF के टाइम पे कौन से पावर्स मल्टीप्लाई करने हैं, LCM के टाइम पे कौन से मल्टीप्लाई पावर करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29। अब अच्छे से ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो क्या है,
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो है 17 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 23 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 29 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 17 किसके बराबर आ रहा है, 17 इंटू 1, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 23 की, तो 23 भी क्या आ रहा है, 23 इंटू 1। 29 की अगर हम बात करें सर तो 29 इंटू 1, ये भी यही कहानी सुना रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब आपसे कोई भी पूछे तो आप कहोगे सर कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, तो 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। और यहाँ पे अगर हम LCM की बात करें, ठीक है, लंबा सा प्रोडक्ट बताना है, 17 इंटू 23 एंड इंटू 29, इन सब का एक्चुअली में आपको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड वंस यू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 11339, ठीक है। तो ये आपके पास एक LCM का प्रोडक्ट आ जाता है। तो LCM आपका हो गया, HCF आपका हो गया। तो यस, अब बारी आपकी है कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो हमें LCM HCF निकालना था, तो ओके, इट्स डन। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट हियर, एंड दिस इज द वन, 8, 9 एंड 25। कहानी फिर से वही है, स्टेप्स फिर से वही हैं, सारा कुछ वही करना है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो 8 को हम लिखेंगे 2 के ऊपर 3 लोगों की पगड़ी बांधेंगे, मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 3 लिखेंगे, है ना। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है सर, सीधा ही आप देख सकते हैं कि सर 9 होता है हमारा 3 इंटू 3। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है सर, दैट्स 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे अगर हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 8 इज़ 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड देन 9 इज़ 3 रेज़्ड टू पावर 3, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 25, और 25 है हमारे पास 5 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए सर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई में 1 लगा दो, ठीक है। तो HCF क्या है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ द कॉमन फैक्टर, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है 1, तो 1 यहाँ पे HCF आएगा। और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम LCM निकालेंगे तो LCM के लिए क्या करना है, हमने LCM के लिए हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक बार 2 रेज़्ड टू पावर 3 करेंगे, एक बार 3 रेज़्ड टू पावर 3 करेंगे, एक बार 5 रेज़्ड टू पावर 2 करेंगे। तो देखिए 2 रेज़्ड टू पावर 3 हमारे पास हो जाता है 8, 3 रेज़्ड टू पावर 3 हमारे पास हो जाता है सीधा ही 3 रेज़्ड टू द पावर 3, सॉरी इट्स नॉट 3 रेज़्ड टू पावर 3, इट्स 3 रेज़्ड टू पावर 2 ओनली, है ना, क्योंकि यहाँ 3 3 ज़ार 9 था, तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 ही है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड 5 5 ज़ार 25। इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर यू विल गेट एग्जैक्टली एज द आंसर, दैट्स कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 1800। तो दिस इज गोइंग टू बी द LCM ऑफ दीज पार्टिकुलर नंबर्स। यानी कि HCF कितना आया हमारे पास, HCF 1 है, और LCM जो है, LCM वाला ये वाला पार्ट है, दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 1800। एंड आई होप कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपकी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट देन। हमारे पास दे रखा है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 एक नंबर है हमारे पास, कि उसका HCF जो है 9 है। फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अब अगर यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 पार्टिकुलर नंबर्स होते हैं, उन 2 पार्टिकुलर नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। ये हमने पढ़ा था। या अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो कि HCF इनटू LCM इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छे से ध्यान रखना, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो मैं क्या काम करूंगा, आई विल राइट इट एज लाइक 306, और दूसरा नंबर क्या है प्रोडक्ट में, 657, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दे रखी है कि भाई साहब HCF जो है ना इसका, वो दे रखा है 9, तो HCF की जगह मैं क्या लिखूंगा फिर, यहाँ पे 9, ठीक है, इनटू लिख देंगे हम LC एंड M, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा ये पार्टिकुलर फॉर्म आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो योर एलसीएम विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 9, ठीक है भाई साहब। बहुत सिंपल, बहुत ईजियर है, बहुत सिंपल, बहुत ईजियर है। अब यहाँ से 3069 से इजीली जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या काम करूँगा, 9 3s are 27, ठीक है, तो यहाँ से 3 आगे जाएगा तो 36, 9 4s are 36, ठीक है, तो 9 4s are 36। अब हमारे पास एलसीएम क्या बचा है, एलसीएम इज एग्जैक्टली इक्वल टू 34 इंटू 657। आई बात समझ, ये इन दो नंबर्स को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली नंबर आएगा वो आएगा इन दो का एलसीएम, तो वो है एक्चुअली 22338। तो ये है इन दो पार्टिकुलर्स नंबर्स का एलसीएम, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22,338। तो इस तरह से यूजिंग दैट पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ टू नंबर्स आप इजीली निकाल सकते हो कि 22338 इसका जो है एलसीएम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पार्टिकुलर नंबर्स। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन प्लीज अपडेट मी हियर। ओके, आई होप यू कॉन्ट अपडेट सो लेस, लेकिन हाँ एक चीज़ तो हमें पता है ना कि स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है, एकदम से कड़क तो हो जाएगा। चलिए, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद a number 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फिर से कहानी यही है, सोल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पे, और सोल्यूशन में क्या चीज़ है वो समझने की कोशिश करता है। हमारे पास हमें बताया जा रहा है कि इज इट पॉसिबल दैट 6 raised to power n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। लेट्स सी, सपोज इफ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, इट मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, तो होल नंबर नहीं आएगा, लाइक 1 2 3 4 5। इज इट पॉसिबल और नॉट? देखिए, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा भी बात करूँ ना, 6 raised to power 1, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। अगर मैं n का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 6 2s are 36, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा ना, आपने स्क्वायर रूट्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी किसी भी दो पार्टिकुलर नंबर या भी 6 का कोई स्क्वायर हम निकालते हैं ना, जब लास्ट के दो यूनिट डिजिट 6 हैं, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि नंबर इज गोइंग टू एंड विद 6 ओनली, तो ये 0 से कभी एंड होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हमें तो करना है प्रूव भाई साहब कि कैसे होगा। हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी 6 raised to power n की हम बात करेंगे, लेट्स चेक इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 into 3 raised to the power n, क्योंकि 2 into 3 क्या हो जाता है हमारा, 6 के बराबर हो जाता। 2 3s are 6, ऊपर क्या है हमारे पास n। फिर से हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिसिंग है, ठीक है, तो 5 मिसिंग है हियर, आप लिख सकते हो हियर इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to power n, ठीक है। 5 नंबर इज मिसिंग, इज इट राइट नाउ? 5वां जो नंबर है वो मिस कर रहा है, 5 नंबर इज मिसिंग, ठीक है। उसकी रिपोर्ट हमने लिखा दी है, और जब भी मिलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर इज मिसिंग, सो 6 raised to power n cannot end with 0, या हम ऐसा कह सकते हैं कैनॉट एंड विद 0, ठीक है, सी के ऊपर ये वाला सिंबल होता है विद का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक नंबर है 6 raised to power n और ये एंड क्यों नहीं हो रहा है 0 से, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली द रीजन। लेट्स मूव एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन प्लीज अपडेट मी हियर so that we can move ahead with the particular number. Is it right now? Let's check it out. यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से और गौर से जो है वो देखेंगे। बहुत सिंपल सा नंबर है, अभी तक एग्जाम्स में नहीं आता है, जेके बोस में तो मैंने तो नहीं देखा, बट यस अगर आ भी जाता है तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो दैट। एंड व्हाट इज दैट नंबर पार्टिकुलरली? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 2 into 1 into 5 is exactly composite numbers। कह रहा है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का आप बात समझ लो, कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ करोगे ना काम, सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ,
यहाँ पे ये हमारे पास है 7, ये है हमारे पास 11 और ये है हमारे पास 13 और हमारे पास है +13। हमें ये एक्सप्रेस करना है कि ये नंबर जो है ये बेसिकली प्राइम नंबर क्यों नहीं है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ काम कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो यू कैन राइट इट एज, अगर मैं इसमें से 13 को बाहर रखता हूं, ठीक है, या इस नंबर में से पर्टिकुलरली मैं 13 को बाहर रखूंगा, देन व्हाट यू हैव इन द इंटीरियर 7 × 11 × 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, या इस तरीके से हम इजीली, सॉरी इट्स नॉट × 1, इट्स गोना बी +1 है ना, तो ये +1 आएगा क्योंकि हमने इसको बाहर रखा है। ओके, 7 × 11 × sorry this is +1 here, +1 and that's it। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, 7 11 ज़ार कितना हो जाएगा हमारे पास 77। ठीक है, एंड देन +1, बहुत सिंपल तरीके से, तो ये हो जाएगा 13 × 78, 13 × 78, ये पर्टिकुलर नंबर कितना के बराबर आ जाता है 13 × 78। और यहाँ पे अगर हम एक बात करें, अगर हम यहाँ 13 देख लें और उसके बाद 78 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इंडिविजुअली कर लें, देखो 38 है, 78 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ सिंपल तरीके में। ठीक है, 78 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, फिर आ जाएगा मेरे पास 13, एग्जैक्टली 3 से हो जाएगा 3 13 ज़ार। तो यहाँ से आगे देखो 13 × मैं क्या देख रहा हूँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ देख लो आप, 13 भी एक फैक्टर आ रहा है, यानी कि इस नंबर का 13 एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। और अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि दैट्स वाई दिस पार्टिकुलर नंबर इज एक्चुअली गोइंग टू बी ए कंपोजिट नंबर। आई बात समझ? इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है और यही इसका पार्टिकुलर रीज़न है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या काम करना है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड देन +5। ठीक है, इस तरह से नंबर है। अब 5 को कॉमन ले लो बाहर, तो 5 जैसे ही कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 एंड देन +1, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो आप एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखोगे, 5 तो हमारे पास आ ही गया। ठीक है, अब इस नंबर को हम एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके सारा जो यानी कि 7 × 6 × 4 × 3 × 2 ऑलमोस्ट दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6 फैक्टोरियल जो हमारा नंबर है, तो ये आ रहा है हमारे पास 5 × 1009। ऐड करने के बाद इनका सम आता है 108 और प्लस ऐड करने के बाद आएगा 109, तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 1009 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इजीली इसे चेकआउट कर पाते हैं, अगर मान के चलो 5 एक फैक्टर है, 1009 एक फैक्टर है, तो 1 तो एक फैक्टर है ही ना ऑलरेडी। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हो ही गए। वैसे भी अगर इसको मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ, आगे ना भी जाऊँ, टेकिंग इट एज लाइक दिस, तो फिर भी मेरे पास 3 फैक्टर्स आ ही रहे हैं। तो अगर 3 फैक्टर हैं तो इट्स एग्जैक्टली मोर देन 2, तो डेफिनेशन फॉलो हो गई हमारी, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। और जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो हम कहेंगे भैया ये नंबर है ना, ये है कंपोजिट नंबर, एंड दैट्स बेसिकली द रीज़न इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, and that's why this particular number is going to be a composite number. I hope it's clear to each and everyone, and now we have actually to move with one more question. And what is that particular question? And this is basically going to be the last question I think for this particular exercise, and this is the one here. ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अब एग्जाम्पल्स कट चुके हैं, एक एग्जाम्पल बची है, बाकी तो ऑलमोस्ट कैंसल आउट है। तो इसमें आप सिंपली याद रखोगे कि इस केस में हमें क्या काम करना है। देखो, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, यानी कि जहाँ पे गेम्स वगैरह खेली जाती हैं, तो वहाँ एक्चुअल में क्या है, वहाँ एक्चुअल में एक चीज़ है हमारे पास कि वो है ये वाला, देख लो आप, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि एक सर्कुलर फील्ड है इस तरह से।
बीच में प्लेइंग होती है, यानी कि बहुत सारी गेम्स वगैरह जो इसके अंदर हैं वो खेली जाती हैं। ये एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। अब एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, अगर मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है, मान के चलो एक पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, पॉइंट ए, लेट्स से दैट्स द पॉइंट ए, लेट्स से दिस द पॉइंट ए। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया अगर इसमें घूमने जाती है ऐसे, ठीक है, चाहे वो रनिंग कर रही है या वो पैदल चल रही है या किस तरह से दौड़ के जा रही है, एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगता है। और वही राउंड अगर रवि कंप्लीट करता है तो उसे सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। हमें बताया जा रहा है कि अगर दोनों ने एक जगह से स्टार्ट किया तो आप ये बताओ कि कितने मिनट्स के बाद वो दोनों वापस से एक जगह पे वापस मिलेंगे। देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी सोनिया और रवि इस पॉइंट पे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सोनिया को लगने हैं 18 मिनट और रवि को लगने हैं 12 मिनट्स। अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो रवि तो कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया आप मान के चलो यहाँ कहीं होगी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली राउंड्स मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे और एक टाइम तो ऐसा आएगा, वो कौन सा टाइम होगा कि ये दोनों फिर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हमें एक्चुअली ऐसे बहुत सारे टाइम्स आ सकते हैं ना, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर वो लगातार घूमते रहेंगे, बार बार वो मिलते रहेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन हमें बताना है सबसे कम, लोवेस्ट पॉसिबल टाइम। तो लोवेस्ट पॉसिबल में मिनिमम टाइम बताना है तो इट्स गोइंग टू बी LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है यहाँ इस केस में, तो मैक्सिमम, जब भी हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना उससे अगर कोई चीज़ कम निकालनी हो तो हम LCM निकालते हैं। लेट्स चेक इट आउट। देखो, अगर हम एक बात करेंगे यहाँ पे, सो अगेन हम एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 18, LCM ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो 12 एंड 18 का हम सिंपल तरीके से इस तरह से भी LCM निकाल सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ये भी आप याद रख लो। इस तरह से अगर हम LCM निकालने चाहें तो ये भी एक तरीका है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको अलग अलग से पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 3 are 6। अब देखो यहाँ 2 को 9 से तो नहीं हो रहा है, विल कीप 9 एज इट इज़। अब दोनों को 3 से हो रहा है, 3 1 are 3, 3 3 are 9। फर्दर 1 को तो नहीं होगा, इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ, 3 1 are 3। अब देखो LCM इन दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36। दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल मिनट्स, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में मिलेंगे, ठीक है, 36 मिनट्स के बाद। क्योंकि अब यहाँ पे LCM मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमने लोवेस्ट कॉमन पॉसिबल पॉइंट निकालना था। सो दिस ब्रिंग्स फाइनली एंड टू द एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल मूव विद द बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। सारा एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे, तो जुड़िए रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और जैसे ही स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता है उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है एंड आई होप कि आपने अभी तक के सारे स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले रखे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ से आगे की कहानी की, और उससे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को हम ट्राई कर लेते हैं कि बेसिक्स में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमें एक बार फिर से रिमाइंड जो है वो करके जानी है आगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी कि एक्चुअल में इरेशनल नंबर्स को एक बार फिर से थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, ठीक है, उनके घर फिर से जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके घर कहाँ जाएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं। देखो, अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो कि हमारे पास इस फॉर्म में नहीं होते हैं p/q की फॉर्म में, दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ √2, इन द फॉर्म ऑफ √3, इन द फॉर्म ऑफ √5। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। या तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हों जैसे 3.1, 3, 2, 1.5, 6, 7, फिर सारे नंबर इस तरह से आते हों और ये कंटिन्यूसली चेंज आते हैं, तो इसको भी हम एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे। तो अब दो कंडीशंस हैं हमारे पास। इरेशनल नंबर्स कब होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है
डेसिमल एक्सपेंशन होगी कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन जब भी ये होती है तो नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपके पास जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। इससे पहले एक चीज़ हमें समझनी है, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को करने से पहले, और वो क्या है थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। और वो ये चीज़ है कि हाँ, ये वाली थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम को आप समझोगे। मैं न्यूमेरिकल प्रूफ दूंगा इसका आपको, ताकि आपको एक ईजी वे में ये समझ आ जाए हमें क्या कहा जा रहा है, इसको समझना, क्योंकि इसके बेस पे ही आपकी मेन एक्सरसाइज सॉल्व होती है। हमें कहा जाता है एक्सरसाइज 1.2, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। आई बात समझ? अगर हमारे पास एक p एक नंबर है, ठीक है, और एक p क्या है, बेसिकली एक प्राइम नंबर है, if p is a prime number, ठीक है। अगर मैं ऐसा काम करता हूं कि यहाँ पे if p divides a square, मैं ऐसा करता हूं कि एक नंबर है a square, ये a square को ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है। अच्छे से ध्यान रखोगे, हमारे पास एक नंबर p है और ये p जो प्राइम नंबर है किसी पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड करता है। तो ये एक्चुअली अगर किसी नंबर के स्क्वायर को ये डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा a/p। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेता है, ठीक है। मैंने ये देख लिया, यहाँ से आप एक अच्छे से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 9 स्क्वायर एक नंबर है, 9 स्क्वायर एक नंबर है और ये 3 से डिविजिबल है। आपने देखा है कि अगर 9 स्क्वायर की हम बात करें, 9 9s are 27 इज डिविजिबल बाय 3। आपने देखा है कि ये डिवाइड होता है 3 से, क्योंकि 3 9s are 27, डिवाइड तो हो रहा है। तो अगर 9 स्क्वायर यानी कि 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इंडिविजुअली 3 9 को भी डिवाइड करना चाहिए, 3 3s are 9। तो देखो ये वेरीफाई हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अगर मैं समझता हूँ कि 4 या मान के चलो हम 8 की बात करते हैं, ठीक है, मैं ये कह के चल रहा हूँ कि 4 स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो रहा है जनाब 2 से, ठीक है। 4 स्क्वायर एक नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और ये 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 4 स्क्वायर देखो आपका 16 हो जाएगा, 16 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8s are 16 आ रहा है। तो 4 जो है ये 4 को भी 2 जो है वो डिवाइड करेगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4। आई बात समझ, 2 2s are 4। एक्चुअली में क्या है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी पार्टिकुलरली डिवाइड करेगा। ये बात आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे एक्सरसाइज को समझने के लिए। चलिए आप देखते हैं हम एक्सरसाइज में, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर, दिस इज थ्योरम नंबर, दिस नॉट थ्योरम, बेसिक दिस इज एग्जांपल, √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं √2 इज इरेशनल की। तो लेट्स सी, सबसे पहले √2 इज इरेशनल, ये तो मुझे पता है, ठीक है। सो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले अगर आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो तो आपको प्रूव करना है कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। यू हैव टू प्रूव दैट। एक्चुअल में ये क्या है, प्रूव कि √2 जो है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। देखिए हम एक काम करेंगे, यहाँ हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि कंट्राडिक्शन क्या कहलाता है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ एज्यूम करके चलते हैं और एट द एंड हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो हमने ये चीज़ मान के चली थी वो थी नहीं एक्चुअल में। यही कहानी है कंट्राडिक्शन की, ठीक है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, आई एम एग्जैक्टली टेकिंग दैट कि लेट्स टेक लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, √2 बी अ रैशनल नंबर। आराम से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने √2 को रैशनल नंबर ले लिया। तो देखिए अगर √2 रैशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a/b। ऑब्वियसली होगा सर, अगर √2 रैशनल है तो p/q की तो फॉर्म में होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में है। समझ आ गया ना बात। चलिए अगर ये a/b है तो सच दैट आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के रखनी है कि a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a एंड b आर बट को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि a और b में
1 और b के बगैर कोई भी नंबर कॉमन, यानी कि a और b में 1 ही एक कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने एक चीज़ तो समझ ली यहाँ तक, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक दैट, मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा कि ये b को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, b√2, b को जब मैं इधर लाऊंगा तो साथ में क्या है, √2 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a। लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूँ ताकि रूट हट जाए और ये हमारे पास किसी तरह से रेशनल आ जाए, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो देखिए क्या होगा, b√2 का स्क्वायर, ठीक है, इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। अगर b का मैं स्क्वायर करता हूँ, ध्यान रखोगे b का भी इंडिविजुअली स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो b क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर जब होगा इंडिविजुअली, √2 और इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या आ रहा है कि नंबर हमारे पास आ रहा है b स्क्वायर इंटू 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू a स्क्वायर, इज एग्जैक्टली इक्वल टू a स्क्वायर। समझ आ रही है बात। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, b स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो 2 यहाँ पे था तो ये यहाँ पे हमने लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ तो वेरीफाई कर चुके हैं कि हमने ये देखा कि भैया b स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नंबर स्क्वायर है और स्क्वायर को कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस पार्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमने एक चीज़ समझ ली कि 2 इज डिवाइडेड बाय, सॉरी a इज डिविजिबल बाय 2, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि a इज डिविजिबल बाय 2। आपको समझ आ गई ना बात, ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको थ्योरम समझाया था कि अगर एक स्क्वायर नंबर है उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a को भी 2 डिवाइड करेगा। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ कि a इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन कंट्राडिक्शन हमने क्या रखी है, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 2 मेरा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें और समझ में आ रही है कि अगर एक चीज़ है 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, इफ़ 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारा a इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 इंटू सी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में एक चीज़ समझाई थी कि a जो है हमारे पास, ठीक है, ये a अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो कोई तो नंबर होगा ना जिससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू गॉट दैट यूर a इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2c। ठीक है, आपका a का वैल्यू किसके बराबर है, 2c के बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन थी, यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ लें कि यहाँ पे ये सिचुएशन है b√2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू a किसके बराबर आ चुका है, 2c के बराबर। नाउ लेट्स से एट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, b√2 इज इक्वल टू a। तो a ऑलरेडी किसके बराबर हम प्रूव कर चुके हैं, 2c के बराबर, सो दैट इज इक्वल टू 2c। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक और सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि b√2 है तो दोनों तरफ से फिर से स्क्वायर कर देता, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर से हमें क्या दिखा, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा क्योंकि 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, c का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। अब मैं एक चीज़ दे रखा हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो b स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। किसके बराबर हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। और यहाँ से मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, अगर इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या देखा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2। आप देख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2।
लेकिन भैया हमने तो कहा था कि b का और a का कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन कॉमन देन 1। यहाँ पे हमने क्या देखा था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ हम देख रहे हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर हमने ये देखा कि a और b का 2 एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस लेट्स से दैट फ्रॉम 3, ठीक है, we got that a and b has 2 as a common factor other than 1 हमने ये देखा कि 2 एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। सो दिस बेसिकली प्रूव्स दैट, ठीक है, कि हमारे a और b में 2 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमने जो कंट्राडिक्शन ले रखी थी कि a और b को प्राइम है, तो a और b को प्राइम नहीं है, इनके 2 फैक्टर और ज़्यादा हैं। तो हमने एक्चुअल में क्या ले रखा था कि √2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है जो कि इस फॉर्म में है। अब ये फॉर्म ही नहीं बची हमारे पास, फॉर्म तो चेंज हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस प्रूव्स हियर दैट योर √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल, या आप लिख सकते हो दिस बेसिकली contradicts with the assumption we have taken in the starting that √2 is not having any other common factor than 1, but we proved that 2 is the common factor here. So this basically proves that कि √2 is actually going to be an irrational number. I hope it's clear. तो हम कुछ और एग्जाम्पल इस पे लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपना पैटर्न जो है वो बिल्कुल यही रखूँगा दोनों सिचुएशंस में। लेट्स स्टार्ट एंड टेक द स्क्रीनशॉट वंस अगेन। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। बहुत सिंपल सी एक एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पे आ गया √3, √2 की जगह √3 आ गया। सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वही है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको मैं जल्दी ही जो है कंप्लीट करूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स assume that √3 is rational. √3 is a rational number. अगर ये rational है, it means that √3 can be written as the powers of in the form of a by b, where a and b are co-prime. यानी कि a और b जो है वो co-prime numbers हैं। सो अब हमने एक और चीज़ देख ली कि a और b हमारे पास एक को प्राइम नंबर है। दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द आइडिया हैविंग नो अदर कम, और को प्राइम मीन्स दैट दे हैव ओनली वन फैक्टर। तो सेम कहानी वही है। मैं फिर से इसको यहाँ लाऊंगा क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी प्रोसेस को चेंज नहीं करने वाला किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि और तरीके से भी आप कर सकते हो। दिस नॉट नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर से मैंने यही किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमने क्या देख लिया भैया कि b स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो इट मीन्स दैट b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 तो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज डिविजिबल बाय 3। तो ये चीज़ हमें पता चल के आ रही है कि a इज डिविजिबल बाय 3। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल के आ रही है, a इज डिविजिबल बाय 3। दूसरी बात, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट बात, अब यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है इस बात को। अब मैंने क्या काम करा, एक इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, इसको लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर अब a इज डिविजिबल बाय 3, a डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट में समझना। अगर a डिवाइड हो रहा है 3 से तो इसका मतलब है कि किसी तो नंबर से वो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना जब उसने डिवाइड किया होगा। जैसे मान के चलो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 और 10 डिविजिबल करता है, 5 यानी कि डिवाइड करता है 10 को, तो 5 तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तब आया 10। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 3a को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट देयर इज सम नंबर दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3 to get that number. So this is 3c is that particular number. So you got that your a is exactly equal to 3c. Let this as equation number 2. Now again same steps, कोई change नहीं, ठीक है। Putting
सेकेंड एन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट हमारे पास है b√3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू a, और a का वैल्यू किसके बराबर है, 3c के बराबर, सो आई विल रिपीट इट एज 3c। b√3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ से 3c का होल स्क्वायर। तो b√3 हमने देखा कि ये आ जाएगा b स्क्वायर और √3, स्क्वायर और रूट कैंसल, दैट्स गोना बी 3। एंड नाउ चेक इट आउट हियर, 3 3s आर 9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, b स्क्वायर, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, तो b स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू c स्क्वायर। तो देखो भाई साहब क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि आपका जो b स्क्वायर है ना वो भी डिविजिबल बाय है 3 से। थ्योरम ने क्या कहा था, इफ p इज अ नंबर and it is dividing any a square, then a square is divisible by p, a is divisible by p। अब b स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि b जो है ये एक्चुअल में 3 से भी डिविजिबल होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम ये देखा, सो वी प्रूव दैट, सिंपल लिखेंगे, वी प्रूव दैट a and b has 3 as common factor other than 1, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो दिस बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स with the assumption that a and a comma b are prime numbers, a comma b are co-prime, proving that √3 is rational, not rational। आई बात समझ। सो ये है हमारे पास √3 का। आई होप यही सारे स्टेप्स होंगे और यही सारी चीज़ें अब नेक्स्ट पार्ट में होंगी। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन प्लीज़ अपडेट हियर। अब यहाँ पे सारे स्टेप हैं, सेम कॉन्सेप्ट है √5 के लिए, ठीक है। तो अब हम आप यहाँ पे एक चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल है और वो पार्ट भी बहुत ईजियर है, वो है यहाँ पे देख रहे हो, शो दैट 5 माइनस √3। अभी तक हमने एक चीज़ करी थी कि हमारे पास सिर्फ एक √3 का नंबर था, लेकिन अब 2 नंबर्स आ चुके हैं, वो है 5 माइनस √3। एक सम रैशनल नंबर है और साथ में एक रैशनल नंबर है जो कि दोनों किसी ऑपरेशन से कनेक्टेड है। तो लेट्स चेक, इसको भी हम क्या काम करेंगे, कंट्राडिक्शन तो चल ही रही है, ठीक है, तो कंट्राडिक्ट ही कर लेते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ बोर्ड्स के पार्ट कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें बाहर ना जाएँ। सो लेट्स एज्यूम दैट फर्स्ट लेट, एक चीज़ समझता हूँ मैं कि 5 माइनस √3 इज़, हमें शो करना है कि ये एक्चुअली रैशनल है, तो आई एम टेकिंग इट एज रैशनल। लेट 5 माइनस 2 इज़ रैशनल। और भाई साहब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रैशनल है तो 5 माइनस √3 इज़ इक्वल टू a/b, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि a और b फिर से क्या है, को प्राइम नंबर है हर एक केस में। आपने क्या चीज़ चेक की, a और b एक्चुअली आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और a और b हमारे पास क्या है, बेसिकली इंटीजर्स हैं। a और b एक्चुअली क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी कि रैशनल नंबर वैल्यूज़ हैं। हम एक काम करेंगे, लेट्स मूव विद द पार्ट। एक सिंपल तरीके से मैं एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, सो दैट्स गोना बी वन सिंपल थिंग हियर। सो √3 को हम उधर ले जाते हैं, तो इट्स लाइक 5 माइनस ऑफ a/b इज इक्वल टू √3, ठीक है। √3 को हम इधर ले गए, a/b को हमने इधर लाया, a/b उधर प्लस था, इधर माइनस हो गया, ये माइनस था, उधर प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a/b तो ऑलरेडी हमारे पास एक रैशनल वैल्यू है, क्योंकि उसको देख रहा हूँ मैंने ऑलरेडी पुट करके रखा है कि a/b रैशनल है। और 5 जो है हमारे पास वो क्या है, ऑलरेडी रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली कंट्राडिक्ट हो रहा है ना, √3 क्या है हमारे पास, हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √3 रैशनल है, ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्ट्स हियर अगेन, दिस कंट्राडिक्ट्स हियर, ठीक है।
सो आप ये इजीली कह सकते हो कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली द सिंपल कैलकुलेशन पार्ट एज वेल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक और सिंपल से क्वेश्चन की, वो भी इसी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, और ये है शो दैट 3√2 इज़ रैशनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, कोई चेंज नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल और सिंपल मेथड से ही दिखा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। 3√2 कंट्राडिक्शन हम कर ही रहे हैं, तो इसके लिए भी हम कंट्राडिक्शन ही करेंगे। लेट 3√2 इज़ रैशनल, और अगर भाई साहब ये रैशनल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3√2 इज़ इक्वल टू a/b। कह दिया मैंने, a b के बराबर है। तो फिर से हम एक काम कर सकते हैं कि √2 को हम यहाँ रखेंगे, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/3b। तो ये सारा ही हमारे पास रैशनल पार्ट है। दिस नंबर इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर, ये तो रैशनल पार्ट है। और √2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट √2 इज़ रैशनल। सो इज़ इट पॉसिबल, ये तो कंट्राडिक्ट हो रहा है, रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं? सो दे आर कॉन्ट बी इक्वल टू ईच अदर, सो दिस कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट, सो यू कैन से दैट 3√2 इज़ रैशनल। बहुत सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का, √2 इज़ रैशनल, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और इजीली इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, दैट्स आल्सो द सेम केस। अब टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। और एक्सरसाइज में क्या है, अगर आपने अभी तक के सारी चीज़ें देखी हैं तो आपको एक्सरसाइज बड़ी ही आसान लगेगी। √5 इज़ रैशनल, √3 हम कर चुके हैं, √2 हम कर चुके हैं, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ 5 को आपने रिप्लेस करना है, बस यही सारी कहानी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें भी मैं सही यही सारी एजम्पशंस का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसी एजम्पशंस के थ्रू ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो बोर्ड के मैं 3 पार्ट्स कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा जो है बाद में डिफरेंस ना करनी पड़े। तो लेट √5 इज़ रैशनल, क्योंकि हमें रैशनल प्रूव करना है, तो मैंने इसको रैशनल ले लिया, और एट द एंड ये मुझे रैशनल प्रूव होगा ही नहीं। तो लेट्स सी कि √5 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a/b, एंड सेम कंडीशन कि a और b क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। और अगर a और b हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं तो 1 से ज़्यादा कोई फैक्टर तो होना नहीं चाहिए, होगा तो इसका मतलब है बेड़ा गर्क हो गया। फिर √5 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a/b। तो देखो अगर मैं b को यहाँ लेके आ जाता हूँ, दिस विल बी b√5 इज इक्वल टू a, ठीक है। b√5 इज इक्वल टू a। नाउ अगेन सेम स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, b स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर रूट का 5 का कैंसिल हो जाएगा, दैट्स कमिंग आउट टू बी इक्वल टू a स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा कि b स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में है a²/5। तो हमने देखा कि a इज़ डिविजिबल बाय 5, a इज़ सर डिविजिबल बाय 5। तो हमने तो कहा था कि a और b को प्राइम है, तो 5 कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब अगर ये 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट a must be multiplied by 5 must be multiplied by some quantity 5 into c। तो यहाँ पे मैंने देखा कि a is exactly coming out to be 5 into c, यानी कि ये वो पार्टिकुलर नंबर है कि अगर 5 a को डिवाइड करता है तो कोई तो नंबर होगा ना जिससे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो नंबर c मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a²/5, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देख लो, वी हैव टू पुट इट हियर ताकि ये चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास a² तो आ ही चुका है, सो नाउ दिस पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। देखो फर्स्ट है हमारे पास b√5 इज इक्वल टू a किसके बराबर है, 5c। सो b√5 इज इक्वल टू 5c, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे,
हमने क्या काम करा, फिर से हम स्क्वायर कर सकते हैं इसको, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, बी स्क्वायर 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 25 इंटू सी। ठीक है, सो आप लिख सकते हो कि सर बी स्क्वायर इंटू 5 जो है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 5 ज़र 25, सो यहाँ इस 5 को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी इक्वल टू सी स्क्वायर रादर। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक और सेंटेंस कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 5, प्रूविंग दैट कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, divisible by 5. If b square is divisible, then it means that b is also divisible. b is also divisible. b is also divisible by 5. b is also divisible by 5 by theorem जो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर रखी है। क्यों जी? अब हमने यहां तक तो देख लिया एक चीज, अब यहां पे हमने एक चीज दिखा, since we proved that, so here now check it out कि अगर हमारे पास okay, let's see, here a and b, here a and b has 5 as one more factor other than 1, so this contradicts with the assumption that a and b are co-prime numbers, a and b are co-prime numbers. okay, सो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए एंड बी, देयरफॉर प्रूविंग दैट कि √5 इज भैया क्या है, रैशनल। ठीक है, ओके, रैशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड वंस यू आर डन विद दिस पार्ट, सो ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। फिर से वही कहानी है, इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो अब आई होप कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, यानी कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है भैया, तो हम कहेंगे कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, और ये a/b वही वाला है, को प्राइम वाले। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ चेक करनी है कि अगर ये कहानी है तो मुझे एक्चुअल में क्या करना है, 3 को पहले मैं उधर ले जाता हूँ, तो आई हैव एक्चुअली 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, तो 2 को हम उधर ले जाते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/3 -3 होल डिवाइडेड बाई 2, या मोर फर्दर हम लिखेंगे a-3b डिवाइडेड बाई 2b। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है। a1 ज़ार a इंटू 3 इंटू b कितना हो गया, 3b -3b डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा, b ऑलरेडी है तो b इंटू 2 इज़ 2b, तो ये इसके बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं साहब जी, √5 और राइट साइड में a-3b डिवाइड बाई 2b, ये तो सारा टोला नंबर का क्या है, रैशनल है, और ये वाला हमारे पास √5 है। तो ये तो कंट्राडिक्ट हो गया फैक्ट से। देखो मैंने a/b को पहले ही रख लिया कि a/b क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, और यहाँ पे मैंने देखा कि a-3b और 2b, इस तरफ √5 रैशनल, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि दिस contradicts with the fact, this contradicts here, contradicts that 3 + 2√5, 3 + 2√5 is rational. Therefore 3 + 2√5 is a rational number. ठीक है, ओके।
I hope it's clear, and let's move with the next part, and then is the last one. We are actually on the end of this chapter. तो वन शॉट में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दैट. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, 1/√2. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से हम वही कहानी स्टार्ट करेंगे जो हम एक्चुअल में स्टार्ट से करते आ रहे हैं. मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं करी है. मैं इसको भी क्या करूँगा, लेट्स से दैट 1/√2 इज़ इक्वल टू रैशनल. अगर ये रैशनल है, प्रूव, लेट्स अज्यूम दैट इज़ गोना बी रैशनल, और रैशनल है तो a/b की फॉर्म में तो होगा भैया. ठीक है, एक स्टेप में हो जाएगा ये क्वेश्चन. 1/√2 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a/b. ठीक है, ऐसे हो जाएगा a/b. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि अगर ये 1/√2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि b इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a√2. समझे मैंने क्या किया, b को 1 से मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई किया. b 1s are b एंड a इंटू √2 इज़ a√2. अब एक काम करते हैं, b डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू √2. ठीक है, √2 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि b/a हमारा तो सारा एक तरफ से रैशनल नंबर आ गया, और √2 जो है हमारे पास, ये एक्चुअल में हमने क्या देखा था कि ये इरेशनल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. तो यहाँ पे भी कंट्रडिक्शन हो सकती है जो कि 1/√2 को प्रूव करती है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर. क्या है ये हमारे पास, बेसिकली एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो आप यहाँ से कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो. तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, एंड व्हाट इज़ दैट पार्ट हियर, लेट्स चेक. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7√5. ठीक है, तो 7√5 को भी हम क्या करेंगे, यही वाली कहानी, कोई चीज़ नहीं. 7√5 इज़ इक्वल टू a/b, क्योंकि इसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास इसके बराबर है. तो √5 इज इट राइट नाउ इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू a/5b. तो यहीं से ये कंट्राडिक्ट हो जाता है हमारे पास कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने a और b को क्या रखा है, को प्राइम रखा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये a 5 इंटू b से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, सो ये कंट्राडिक्ट हो रहा है यहीं पे. तो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट दिस बेसिकली कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट दैट a/b इज एक्चुअली अ को प्राइम नंबर, एंड यस प्रूव्स दैट कि 7√5 इज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लंबा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट के बारे में, और वो है 6 + √2. अगर यहाँ पे 6 + √2 की बात की जाए तो 6 + √2. ओके, लेट्स चेंज द कलर. ये वाला पेन ले लेता. ओके, नाउ सी 6 + √2. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट इट्स गोना बी इक्वल टू a/b. ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो मैंने एजम्पशन ले लिया कि ये रैशनल है. एक्चुअल में ये क्या है, रैशनल है. तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि √2 इज़ नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू a/b माइनस ऑफ 6. सो देखो क्या हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास एक तरफ रैशनल है और ये सारे नंबर ही रैशनल आ गए मेरे पास. a/b तो ऑलरेडी रैशनल है, तो ये तो कंट्राडिक्ट फिर से हो गया ना हमारे पास कि एक्चुअल में जो हम चाह रहे थे जो हम बेसिक में चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि उसमें क्या चीज़ें हो रही थी हमारे पास कि ये सारे नंबर्स जो हैं, चाहे हम इसकी बात करें a/6 - b की बात करें, ठीक है, सो विच इज़ बेसिकली रैशनल नंबर. एक साइड जो है पूरा ही रैशनल आ रहा है. तो √2 इज़ बेसिकली रैशनल विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन हियर. आवर सपोजिशन इज़ बेसिकली रॉन्ग. ठीक है, मैंने आपको सिंपल सारी चीज़ों में यहाँ पे बता दिया. या तो अगर आप इसे एक स्टेप और करना चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, जैसे √2 आप लिख लें तो फिर a और यहाँ से 6 इंटू b a - 6b डिवाइड बाई b आप ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक साइड तो पूरा ही रैशनल आ रहा है, ये वाला पार्ट तो पूरा ही रैशनल है. ठीक है, और ये इस तरफ में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर. तो ये कंट्राडिक्ट हो रहा है हमारे पास, जो हमने स्टार्ट में लिया था कि ये रैशनल है. So that's why you can say that at the end कि 6 + √2 is going to be is basically a rational number. ठीक है, so finally it's done and I hope it's almostly done in 1 hour in around 40 or 45 minutes. So अगर आप ये 45 minutes देखते हैं तो आपको इस चैप्टर का एक complete overview मिल जाता है along with examples, along with the each and every concept. So this brings us to the end. Up till we are meeting in the next session. तो next Monday, every Monday शाम के almost 4 या 5 बजे आपको ये लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल्स में मिल जाएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद.